तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। कार्य प्रगति पर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जॉब में प्रमोशन कैसे लिया जाए। अभी प्रमोशन जो है इसके बारे में हम सब जानते हैं कि हमें पता है कि हम 2-4 साल कहीं काम करेंगे और अगर हम प्राइवेट में हैं तो कुछ ना कुछ करके फिर हमको एक नेक्स्ट लेवल पे जब काम करने का मौका मिलेगा तो उसे हम प्रमोशन कहते हैं। जब हमारी कंपनी हमें अप्रिशिएट करती है या हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमें अप्रिशिएट करता है और अप्रिशिएट करके बोलता है कि चलो भाई आपने ये लेवल तो आपने क्लियर कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल की बारी है, तो उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। तो ये तो हो गई एक बहुत बेसिक सी चीज़ की प्रमोशन एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन प्रमोशन जो है ना, ये वर्ड आया है इंग्लिश के वर्ड प्रोमोट से। प्रोमोट मतलब कि आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाना। तो जो प्रमोट करने का जो सिलसिला है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और एक तरह से हर कंपनी ने इसको एक मैकेनिज्म बना लिया लोगों को रिवॉर्ड करने का। तो पहले जो है प्रमोशन जो हुआ करते थे वो इस बेसिस पे हुआ करते थे कि कहाँ पर काम है, अगर काम ज़्यादा है तो लोगों को किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजा जाता था। जैसे कि मान लो अगर हम अगर ब्रिटिश राज्य की देखें तो जब वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स और होते थे तो उनको फिर प्रमोट करके दूसरे दूसरे देशों में भेजा जाता था, क्योंकि उनका साम्राज्य जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ था और उनमें लोग कम थे और बहुत सारे जगह ऐसी थी जिनको मैनेज करना और जिनको सही तरीके से मैनेज करना होता था। तो कई बार उनको लोगों को प्रमोट करके आगे बढ़ा के, प्रमोट मतलब थोड़ा धक्का मारना, मतलब एक सही भाषा में देखा जाए तो उसको थोड़ा धक्का मारते कि यार चल थोड़ा और काम कर ले, थोड़ा और सीख जा, थोड़ा और कुछ कर ले, उसको धक्का मार के नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाता था। और वो नेक्स्ट लेवल जो होता था वो यूजुअली ओवरसीज पोस्टिंग का हुआ करता था। तो ये उसकी है हिस्ट्री। ये जो प्रमोशन की जो आज हम प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो प्रमोशन जो है वो सिर्फ एक आगे बढ़ने का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो उन लोगों ने अब उसको एक परफॉर्मेंस से जोड़ दिया है। उसको इस तरह से जोड़ दिया है कि अच्छा ठीक है, अगर आप काम अच्छा करोगे और अगर आप बाकी लोगों से बेटर हो और आप अल्टीमेटली बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनी की ग्रोथ में, तो फिर आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। ये उसका प्रमोशन का नया सार हो गया है, नया एक यूज़ केस बन के आ गया है उसका बाहर से। तो जब हम प्रमोशन की बात करेंगे तो फिर उसी प्रमोशन को हम थोड़ा-सा आज के एपिसोड में थोड़ा परत दर परत समझते हैं। जैसे हम हमेशा हर एपिसोड में हर टॉपिक को अनियन की तरह परत दर परत ओपन करते जाते हैं और फिर समझते हैं कि इसके भीतर क्या, इसके भीतर क्या, इसके भीतर क्या, क्यों 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 करके पूछ पूछ पे उस पूरे टॉपिक को हम बिल्कुल खोल के रख देते हैं। और इस टॉपिक को भी हम आज खोल के रख देंगे। तो ये प्रमोशन होता है, ये सिर्फ जैसे आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल है ना कि प्रमोशन मतलब कि सैलरी बढ़ गई। ये सिर्फ सैलरी बढ़ना नहीं होता है। सैलरी बढ़ने को टेक्निकल टर्म जो होता है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट मतलब कि आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करना। लेकिन जो प्रमोशन होता है उसका मतलब हमेशा सैलरी इंक्रीज़ होगा ऐसा नहीं है। कई बार उसमें ऐसा होता है कि आप प्रमोशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, लेकिन और सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रमोशन जो है वो रोल को स्पेसिफिक प्रमोशन रहते हैं, ग्रेड के स्पेसिफिक प्रमोशन रहते हैं और आपके लेवल के स्पेसिफिक प्रमोशंस होते हैं। तो आप ऐसा समझो कि बहुत सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी का अलग अलग एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया है, जितने भी लोग हैं उनकी कंपनी में उन सारे काम का एक लिस्ट बनाया हुआ है कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये काम करवाना है। उसको बोलते हैं जॉब हायरार्की। मतलब कि एक काम की जो जो एक एक जॉब जो है उस सबकी एक हायरार्की बनी हुई है। अब ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की में कौन ऊपर है कौन नीचे है उसको डिसाइड करने के लिए वो लोग एक ग्रेड सिस्टम बना देते हैं। ग्रेड सिस्टम मतलब जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद में एवीपी, एवीपी के बाद में वीपी, वीपी के बाद में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद में डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद में ऐसे ऐसे करके हर जगह बहुत सारे ग्रेड्स बने रहते हैं। तो जो ग्रेड है ना, इस ग्रेड के अंदर जो है आप कोई भी आपका जो जॉब है वो उस ग्रेड के अंदर अंदर में खेलता रहता है। तो जैसे कि अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो आप जो रहोगे ग्रेड में जो सबसे लोअर मोस्ट ग्रेड होगी उस पर्टिकुलर कंपनी की, उसमें आप रहोगे और वहाँ से आपको धीरे 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 करके ग्रोथ करके करना पड़ेगा। तो आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो उस लेवल के हिसाब से आपकी सैलरी, आपके पर्क्स डिफाइंड होंगे। तो हर लेवल के लिए जो सैलरी पर्क्स मतलब कि जो सुविधाएं हैं, ऊपर से सैलरी के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं उनको पर्क्स कहा जाता है। तो वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो जब आप प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन मतलब आप एक ग्रेड से उछल के दूसरे ग्रेड में जा रहे हो। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो वो होता है। लेकिन ये किन कंपनीज में होता है? उन कंपनीज के अंदर जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड कुछ प्रोसेस है, थोड़ी सी वो एस्टैब्लिश कंपनी है, थोड़ा सा ऑलरेडी उनके अंदर काम हो रहा है, वो ऑलरेडी अपने आप को प्रोसेस और सब कुछ डिफाइन कर चुकी है उन कंपनी। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसे लेवल्स वगैरह डिफाइंड नहीं होती। आजकल एक नया प्रचलन है कि कंपनियां जानबूझ करके अपने लेवल्स को ज़्यादा डिफाइन नहीं करती। उसको बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर, फिर जूनियर, फिर ऐसे ऐसे करके अलग अलग लेवल बने रहेंगे। ऐसा नहीं करते वो लोग। बोलते हैं कि एक मैनेजर रहेगा और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सब सेम लेवल के,
सबकी सैलरी ऊपर-नीचे होती रहेगी लेकिन आप रहोगे सेम लेवल में। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो बहुत लंबी कहानी है और वो सुनते-सुनते आप और मैं हम दोनों बोर हो जाएँगे। मुझे तो उतना टॉपिक वो पसंद भी नहीं है। तो वापस अगर हम प्रमोशन की बात बात करें तो प्रमोशन जो है वो 3-4 चीज़ों के बारे में हो सकता है। पहली चीज़ तो होती है कि प्रमोशन होता है कि आपको एक रोल इम्पोर्टेंट मिल जाए, आप ग्रेड जंप कर जाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ग्रेड जंप करते हो तो कई बार आपकी, आई वुड से 90% केसेस में आपकी सैलरी बढ़ती भी है। बढ़ती भी है मतलब कि आपकी जो भी सैलरी आप जिस ग्रेड में होगे उससे ऊपर वाली सैलरी पे आप आ जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जब रोल बढ़ता है तो या तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा या आपकी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी का चेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। डिपार्टमेंट मतलब कि हो सकता है आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें आखिरी लेवल पे आप ऑलरेडी आ चुके हो और अब इससे ऊपर जाना है तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में जाके कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, तो वो एक हो सकता है। ज्योग्राफी का केस में जब देखा, ज्योग्राफी मतलब लोकेशन आपकी, जब लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो लोकेशन आपकी तभी को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी जब आपको एक बड़े ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लो कि आप किसी छोटे शहर में सेल्स मैनेजर की तरह से काम कर रहे हो और आपका प्रमोशन होता है तो आप एक सीनियर सेल्स मैनेजर या टेरिटरी सेल्स मैनेजर बन जाते हो। अब वो टेरिटरी का हेड ऑफिस जहाँ रखता है आपको वहीं बैठना पड़ेगा, राइट? तो हो सकता है आप कानपुर से उठ के लखनऊ आ जाओ और लखनऊ में बैठ के आप फिर आपको यूपी का एक पूरा क्षेत्र संभालना पड़े और वहाँ पर आप पूरी सेल्स को मैनेज करो। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफिकल अगर आपको चेंजेस हो रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको कहीं न कहीं प्रमोशंस नॉर्मली होते हैं और प्रमोट जब करते हैं तो आपको फिर एक बड़े ऑफिस में जाना है। हो सकता है आप अगर लखनऊ में हैं और आपको और बड़ा प्रमोशन मिल जाए तो फिर आपको हो सकता है दिल्ली बुला लें कि चलो नॉर्थ इंडिया के पूरा एक या वेस्ट इंडिया का एक पूरा आपका जो भी हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर आप चले जाइए। तो ऐसे-ऐसे करके ज्योग्राफिकली बेसिस पे भी आपके प्रमोशन बहुत सारे होते हैं। तो ये कोई एक वन क्राइटेरिया फिट्स ऑल वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही जूता रहेगा जो हर साइज़ और शेप के पैरों के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हर शेप के लिए, हर साइज़ के लिए एक अलग जूता बना हुआ है और वो फिर एक अपने-अपने, हर कंपनी अपने-अपने हिसाब से सब कुछ चलती है, हर कुछ चलाती है। लेकिन फिर भी ये प्रमोशन का पूरा प्रोसेस और इस पूरा तिकड़म को चलाने के लिए काफ़ी सारी कंपनियों में बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग लेवल होती है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा प्रमोशन की जो एक प्रक्रिया है वो एक चूँकि इसके अंदर रिवॉर्ड वाली बात आ गई है, चूँकि इसके अंदर एक कॉम्पिटिशन वाली बात हो गई है और कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन करना चाहती है तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ये भरोसा और ये ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि जो उन्होंने प्रोसेस सेट करी है ना वो एकदम फेयर है। आप सोचो अगर एक कोई कंपनी है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को पता है कि यार हम कुछ भी कर लें, प्रमोशन तो किसी एक का होगा या किसी दूसरे का होगा ऐसे, तो जो पूरी कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो उतनी मेहनत करेंगे? क्या वो जी तोड़ मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे। और कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तभी होती है जब एक नहीं सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से मेहनत करें, मन लगाकर, लगन लगाकर और एक अच्छे रिवॉर्ड के लिए एक सही पथ की तरफ अग्रसर हों, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी ना। ऐसे थोड़ी ना कंपनी ग्रो कर जाएगी कि सब बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के, कोई उसकी वेट कर रहा है कि ये कुछ कर लेगा, कोई उसकी वेट कर रहा है कि ये कुछ कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पता है कि ये कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए कितने सारे जद्दोजहद करने पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी को खुद को ग्रो करना है, फिर दूसरा होता है कंपनी को दूसरी कंपनी से भी तो कॉम्पिटिशन करना है। वो कॉम्पिटिशन के लिए आपको और एग्रेशन चाहिए और वो एग्रेशन के लिए चाहिए और ज़रा हाई मोरल के लिए चाहिए कि लोगों के पास में थोड़ा तो वो होना चाहिए कि अच्छा मैं जो कुछ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो वो जो मुझे क्या मिलेगा वाली बात होती है वो प्रमोशन होता है। तो सीधे-सीधे तौर पे समझें, प्रमोशन जो है ना वो 2 तरह से अचीव किया जाता है, या प्रोसेस किया जाता है या मैनेज किया जाता है कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि ये फेयर एंड स्क्वायर प्रोसेस होना चाहिए। कोई सी भी कंपनी रहेगी वो कोशिश करेगी कि प्रोसेस जो है वो फेयर एंड स्क्वायर है। 2 तरीके होते हैं जिससे आप प्रमोशन को मैनेज कर सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड तरीका कि आपने बिल्कुल पूरी प्रोसेस लगा दी है, बड़े-बड़ी कंपनियाँ हैं, आपने बैंक्स देखे होंगे और आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ देखी होंगी। हर कंपनी के अंदर एक प्रॉपर सेटअप रहता है, साल भर का उसका परफॉर्मेंस रहता है, उसका रिव्यू होता है, उसका ये होता है, फलाना-ढिमका बहुत कुछ होता है और साल के आखिर में वो लोग एक पूरी परफॉर्मेंस साइकिल रन करते हैं और वो परफॉर्मेंस साइकिल रन करने के बाद में फिर वो प्रमोशन देते हैं और उसका आउटकम निकालते हैं, आपकी रेटिंग निकलती है। आपने ये सब तिकड़म के बारे में सुना होगा। अगर आपने सुना है और इसको एक्सपीरियंस किया है मतलब आप एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं सुना है, आपको नहीं पता है, आपकी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड कंपनी, जिसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रमोशंस दिए जाते हैं। तो पहले अपन अनस्ट्रक्चर्ड समझ लेते हैं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि एब्सेंस ऑफ अ प्रोसेस। कोई प्रोसेस है ही नहीं वहाँ पे। तो जहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी तो वहाँ पे किस चीज़ के बेसिस पे प्रमोट करेंगे? मान लो अगर 10 लोग वहाँ पर सेल्स में हैं, अब और अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे जो मैनेजर है या जो जनरल मैनेजर है या जो ओनर है, उनको डिसाइड करना है कि मैं किसको प्रमोट करूँ, तो किस आधार पे करें भाई प्रमोट? उसका कुछ तो बेस होगा ना। तो वो जो बेस होता है ना, वो चूँकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है और क्योंकि उन लोगों ने गोल सेटिंग ये वो सब कुछ भी नहीं, प्रोसेस नहीं किया है, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो अगर नहीं करी है,
तो फिर उसमें जो होता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रमोशन का, उसको बोलते हैं परसेप्शन बेस्ड प्रमोशन। परसेप्शन बेस्ड प्रमोशन मतलब जिसकी जितनी अच्छी इमेज है, जिसने अपनी जितनी अच्छी चमका के रखी है बिल्कुल, और अपने आप को बिल्कुल सही करके रखा हुआ है कि नहीं, मैं ही सबसे अच्छा एम्प्लॉय हूँ या मैं ही सबसे अच्छी एम्प्लॉय हूँ, उसी को प्रमोशन मिलेगा। तो ये परसेप्शन बेस्ड वाला जो प्रमोशन है ना, ये सबसे कॉमन है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ है वो स्मॉल, मीडियम साइज़ और माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं। इन सब में ज़्यादातर प्रोसेस की एब्सेंस रहती है, और वहाँ पर जो है, जो प्रमोशंस होते हैं वो परसेप्शन बेस्ड होते हैं। तो ये परसेप्शन बेस्ड जो रहता है ना, वो हाईली इफेक्टिव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा 100% एक्यूरेट रहे और हमेशा 100% परफेक्ट रहे। लेकिन फिर भी उसके एक कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स है कि भाई उसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जो ओनर है वो पूरे टाइम पे, जो मैनेजर है वो पूरे टाइम पे ऑब्जर्व करते रहते हैं कि यार कौन ज़्यादा मेहनत कर रही है, और कौन भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो ऐसे ओवरऑल करके, तो उसमें परसेप्शन बेस्ड जो प्रमोशन है, कि परसेप्शन मतलब कि यार किसकी ज़्यादा अच्छी इमेज है, कौन ज़्यादा अच्छे से हमको लगता है, ऐसा परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि यार ये सबसे अच्छा काम करता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो वे छोटी टीम्स में, छोटी कंपनीज़ में ओके है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। थोड़ा-सा एक उसमें एक बायस आने का एक चांस, थोड़ा-सा एंट्री हो जाती है कभी-कभी, कि प बायस, जो हम सब ह्यूमन्स होते हैं, तो कई बार ओनर्स और मैनेजर्स और जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बायस आ जाता है कि यार कोई ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है, या कोई नाइस है पीपल के साथ में, या कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं, उससे कई बार बायस आ जाती है। तो बस ये, अगर ये बायस को हटा दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को फॉलो करने में कोई बुराई भी नहीं है, कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई अन्याय हो जाता है लोगों के साथ में, वो नहीं होता है। इसके अंदर एक सिंपल ही प्रोसेस है, और इसमें कोई माथापच्ची नहीं है। आप देखो ना, भाई मुझे पता है मेरी 10 टीम है, 10 टीम में मुझे पता है यार ये बंदा जो है ना, ये सितारा है हमारा। तो उस सितारे को जो है आप रिवॉर्ड कर दो, उसको प्रमोशन में कर दो, उसको वो बना दो। प्रमोशंस का एक बहुत बड़ा पिटफॉल भी होता है। पिटफॉल बोले तो एक ऐसा कुआँ, प्रमोशन के रास्ते पे आप जा रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा कुआँ भी होता है। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर की अगर देखोगे, तो काफ़ी सारे बैंक में जो सीनियर एवीपी, वीपी लोग लेवल के भी जो लोग रहते हैं ना, वो सालों-सालों तक प्रमोशन लेते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं लेते हैं। ये कैसी बात हुई? मतलब इंक्रीमेंट लेते जा रहे हैं वो अपनी सैलरी में, अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन वो कोई सी भी ऐसा रोल नहीं ले रहे हैं जिसमें आप ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़े, या आपको लोगों को हैंडल करना पड़े। क्योंकि आप ये मानते हो कि खुद काम करना जो है, वो आपके कंट्रोल में है। आप अपने आप से काम करवा सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो, अपने आप को लिमिट्स के बियॉन्ड ले जा सकते हो। लेकिन वही का वही सेम मोराल दूसरे लोगों के साथ में करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि यार वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में तो बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हीं को अगर किसी टीम को मैनेज करने दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल बट्टा बैठ जाएगा। जैसे अपना सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अपने प्यारे चहेते सचिन पाजी को देख लो। उनका भी यही है कि अगर उनको इंडिविजुअल रोल में डाल दिया जब तक, बिल्कुल एकदम सैट होकर के सेंचुरी पे सेंचुरी बन रही थी। जब उनको एक टीम हैंडलिंग, वही वो प्रमोशन ही हुआ ना, कि भई अभी आप बिल्कुल एक टीम मेंबर हो, सीधे उससे बिल्कुल सीधे वाइस कैप्टन या कैप्टन बन गए, तो वो प्रमोशन हुआ ना। पर वो जो प्रमोशन है उसके साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसके लिए कई बार जो है वो पर्सन का परसेप्शन रहता है कि नहीं ये कर सकता है और ये हो जाएगा, मैनेज कर लेगा, लेकिन कई बार वो परसेप्शन ट्रू नहीं होता है। तो वो परसेप्शन जो है ना, वो थोड़ा-सा एक डाइसी चीज़ है। इसलिए मैं जब भी बिज़नेस ओनर्स और बिज़नेस मैनेजर्स से बात करता हूँ, तो हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि यार ठीक है, परसेप्शन में करना कोई काम, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज़ वो उसमें बहुत सारी एक आपकी गट फीलिंग बोलती है उसके अंदर। लेकिन फिर भी आप हमेशा कोशिश करो कि कुछ ना कुछ उसके साथ में डेटा की बैकिंग हो। तो अगर सेल्स वाले को प्रमोट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि परसेप्शन भले ही अच्छा हो, लेकिन उसके नंबर्स भी अच्छे हों। नंबर्स भले ही अच्छा हो, लेकिन उसके कस्टमर का रिटेंशन भी अच्छा हो। कस्टमर का रिटेंशन भी अच्छा हो, तो उसकी कस्टमर फीडबैक भी अच्छा होना चाहिए। तो मतलब आप एक अलग-अलग क्राइटेरिया और प्रॉपर क्राइटेरिया, जितने ज़्यादा आप क्राइटेरियाज़ डिफाइन करोगे, उतना ईज़ी और ज़्यादा एक्यूरेट आपका जो परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है ना, वो हो जाएगा, और वो परफॉर्मेंस के बेस पे आप प्रमोशन दे सकते हैं। तो मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? आप तो एक कैंडिडेट हो, तो आप बोलोगे सर आप सीधे बताओ ना, मैं कैसे प्रमोशन लूँगा या मैं कैसे प्रमोट हो जाऊँगी? भाई आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा पहले एक बैकग्राउंड तो समझ लो कि ये होता क्यों है? क्योंकि अगर आपको ये वाला गेम समझ नहीं आया ना, तो शायद कहीं न कहीं वो उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो, क्या अपने आप को एकदम फोड़ू और एकदम फाड़ू बना सकते हो, वो शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड आप समझ गए। अनस्ट्रक्चर्ड में 2-3 तरीके और भी होते हैं। एक तो बिहेवियर बेस्ड भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ही बड़ा चमचा है और वो बॉस का चमचा है या बॉस की चमची है, तो आपको पता है कि उसको प्रमोशन मिल जाएगा। ये एक तरह का बायस है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए।
लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखो कि काफ़ी सारी छोटी-छोटी कंपनीज़ में परफॉर्मेंस से ज़्यादा ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ट्रस्ट जब इम्पॉर्टेंट होता है, जो चमचा है, जो चमची है, वो तो उनको पता है ना कि मैनेजर उनको ट्रस्ट करेगा ही सही या करेंगी ही सही। तो इसलिए उनको प्रमोशन और आगे बढ़ने में होता है। एक तरह से जहाँ से ये जो चमचा और चमची वाली बात है कि यार आप बिल्कुल ही पूरे टाइम घुसे रहते हो अपने सुपरवाइज़र में या बॉस में, आप उसको दूसरी तरीके से देखो कि आप जब उसको देख रहे हो किसी थर्ड पर्सन को अपने बॉस के साथ में बहुत ही क्लोज होते हुए, तो आपको लगेगा कि यार ये कितनी चाटेगा यार भाई, मत कर ऐसा, बिल्कुल मतलब चरणों में मत गिरो यार। लेकिन आप उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उस बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, उस बॉस को क्या चीज़ देखने को मिल रही है रोज़ कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरे लिए डेडिकेटेड है, ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको मैं अगर कल बोलूँगा कि यार 24 घंटे तू काम कर, तो तू काम करेगा, वो बंदा अवेलेबल है उसके लिए, वो बंदा डिपेंडेबल है उसके लिए, वो बंदा एक्सेसिबल है उसके लिए। तो अगर एज अ बॉस अगर मेरे पास में भी चॉइस होगा कि यार मैं किसको आगे बढ़ाऊँ, तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा जो मेरे पास में पूरे टाइम अवेलेबल है, जो मेरे हर इंस्ट्रक्शन को, हर काम को, हर उसको सिंसियरली फॉलो करता है। वो कभी मेरे डिसीजंस को क्वेश्चन पूरी तरह नहीं करता है, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कि निगेट नहीं करता, रेबेलियन नहीं करता है। क्वेश्चन करना अलग बात है, लेकिन रेबेलियन नहीं करता है। तो ऑब्वियसली मैं तो ऐसे बंदे को ही प्रमोट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बंदा कर लेगा काम। तो ये जो चीज़ है ना, और वहीं उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई दूसरे लोग हैं जो नहीं सुनते उतनी, या फिर थोड़ी-सी अपनी ज़्यादा ही अकल लगाते हैं, ऐसे लोगों को मैनेजर्स पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बायस है, ये बहुत गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह से भी प्रमोशन बहुत होता है कि भाई अगर आपका आपके बॉस के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो कोशिश ये हो जाती है कई बार, चांसेस है कि आपको एक प्रमोशन मिल सकता है वहाँ पे। अनस्ट्रक्चर्ड कंपनीज़ में ना एक एक अलग तरह का भी चीज़ होता है। अनस्ट्रक्चर्ड कंपनीज़ कौन-सी होती हैं? ज़्यादातर छोटी कंपनी होती हैं। अब जो बड़ी कंपनीज़ है ना, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। उनको ग्रो करने का स्कोप जो है ना, वो एक लिमिटेड स्कोप है कि भाई 8, 10, 15, 20% के हिसाब से ग्रो कर सकती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनियाँ रहती हैं ना, उनके अंदर वो होता है एक वायरलिटी फैक्टर, मतलब कि हमें नहीं पता कौन सी छोटी कंपनी कब किस चीज़ को लेके उसके पास ऑर्डर मिल जाएगा और वो सडनली 20-25 करोड़ की कंपनी से सीधे 50-100 करोड़ की बन जाएगी, या 100-150 करोड़ की कंपनी सीधे 500-600 करोड़ की बन जाएगी, हमें नहीं पता, और ना ओनर्स को पता है, किसी को भी नहीं पता। तो जब ये ग्रोथ के स्पर्ट्स आते हैं ना, इसको स्पर्ट्स में ग्रोथ बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो होता है ना, एक चीज़ मिसिंग हो जाती है, और वो मिसिंग चीज़ क्या हो जाती है? वो हो जाती है एम्प्लॉय। भाई मेरे पास में सडनली मैंने 20 जगह ऑफिस खोल लिए। अब 20 जगह ऑफ़िस खोल लिए, मेरा पहला एक ही जगह या 2 जगह ऑफ़िस थे, वो 2 जगह ऑफ़िस में लेट्स से 100 ही लोग थे। अब मेरे को 20 ऑफ़िस खोलने हैं, मैं ऐसे तो किसी अनजान पर्सन को तो नहीं डाल दूँगा नए-नए ऑफ़िसेज़ में कि चलो ठीक है आप मैनेज कर लो, आप मैनेज कर लो, आप मैनेज कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि मैं ट्रस्टवर्दी, कोई भी कंपनी चाहेगी कि ट्रस्टवर्दी लोगों को ही नए-नए ऑफ़िस में या नए-नए लोकेशंस पे डाला जाए। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे पास भले ही मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं जो अभी करंट में हैं, इवन अगर वो लेट्स से 100% रिक्वायरमेंट है जॉब की, मैं 80 में चला सकता हूँ। पर वो बंदा अगर 60% पे भी है उसके स्किल में, तो भी मैं उसको प्रमोट करके 80 तक का बोलूँगा कि यार चल ठीक है, थक जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक पर्सन चाहिए नोन पर्सन, नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। तो वो वाली चीज़ प्ले कर होती है कई बार, और बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनी में होती है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड में ज़्यादा होती है, स्ट्रक्चर्ड में कम होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में जब आप देखोगे तो एक ग्रोइंग कंपनी जो होती है ना, उसके अंदर तो इसलिए लोग चाहते हैं हमेशा कि छोटी कंपनियों में या मीडियम साइज़ की कंपनी में जॉइन करो, ताकि अपने को ग्रोथ जल्दी-जल्दी मिलेगी, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी, तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप तो ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, क्योंकि कंपनी को तो ग्रोथ चाहिए, और अगर कंपनी ग्रोथ चाहिए तो कंपनी को लोग भी तो चाहिए उस ग्रो को मैच करने के लिए, और उस ग्रोथ को हैंडल करने के लिए। उस ग्रोथ में अल्टीमेटली ग्रोथ क्या होती है? कस्टमर्स की ग्रोथ करने के लिए आपको सेल्स वाले भी चाहिए, उनको सर्व करने वाले लोग भी चाहिए। कितना सारा पूरा एक सेटअप चाहिए होता है एक कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे-वैसे होगा। कई सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग आने के बाद बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है। तो वो एक अलग लेवल होता है जिसके अंदर, इसीलिए लोग स्टार्टअप्स को भी प्रेफ़र करते हैं कि भाई स्टार्टअप में घुसे। अगर वो स्टार्टअप चल गया, तो आप फ़ास्ट करके 3-4 साल में इतना प्रमोशन ले लोगे, इतनी ग्रोथ ले लोगे कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रेडिशनल सी कंपनी है जो एक ऑलरेडी सेट पैटर्न पे चल रही है और ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, अपना नाम बना चुकी है ऑल ओवर कंट्री में और ऑल ओवर जहाँ पर भी उनके कस्टमर और टारगेट मार्केट्स है, तो फिर वहाँ पर आपकी ग्रोथ के जो चांसेस है वो इतने फास्ट नहीं होते, स्लो होते हैं, लेकिन होते हैं। इस सब के बीच में ना एक लॉयल्टी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम करता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब कि कौन पर्सन मेरे साथ में पूरे टाइम पे टिका हुआ है। कंपनी में जितना ज़्यादा आप समय बिताओगे, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस भी होंगे, उतने ज़्यादा आप ग्रो भी करोगे, उतना ज़्यादा ग्रो करने के बाद में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और आपका ग्रोथ जो है वो प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन होता रहेगा। तो इसलिए छोटी कंपनी में हो, अगर मीडियम साइज़ कंपनी हो, तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा लंबे समय तक रहो। बड़ी कंपनियों के अंदर ज़्यादा समय रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद में कोई आप उसी जगह पहुँच जाओगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप चेंज करके अपने आप को, अपने करियर को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते रहो आप। जल्दी से आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन के पास में। अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन जो है ना, ये बड़ी-बड़ी कंपनियों में होता है।
तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, वो उनको उनको थोड़ा-सा एक या तो उनका आईपीओ आ चुका है, मतलब वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में है वो कंपनी, तो उनके ऊपर 24 घंटे एक नज़र कोई रख रहे हैं कस्टमर कि भई ये कंपनी आज क्या कर रही है, कल क्या। तो उस पूरी कंपनीज़ में ना परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, और ये परफॉर्मेंस जो है ये स्टार्ट होती है पूरी कंपनी लेवल पे। फिर जो उसके जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग उस परफॉर्मेंस को डिवाइड करते हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्शंस में। तो वो परफॉर्मेंस के जो ओवरऑल कंपनी के टारगेट्स हैं, उसको डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट लेवल टारगेट्स पे। डिपार्टमेंट लेवल टारगेट पे मतलब कि वो देखेंगे कि यार सेल्स वाले को कितनी सेल्स करनी है, मार्केटिंग वाले को कितना क्या करना है, एचआर वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है। सबके एक कोई ना कोई गोल होंगे जो वो सेट करते हैं। तो ये जो है ना, ये गोल पूरी प्रॉपर प्लानिंग और पूरी प्रॉपर बजटिंग के साथ में होते हैं। तो प्लानिंग बजटिंग के साथ में जब गोल्स होंगे, तो वो पूरी एक गोल सेटिंग एक्सरसाइज होती है, और वो एक्सरसाइज जो होती है वो आपके पूरे 1 साल के लिए प्लानिंग की जाती है। तो उसी तरह से तो आप स्टार्ट करोगे इस तरह की स्ट्रक्चर्ड कंपनीज़ में गोल सेटिंग करके, और गोल सेटिंग करने के बाद जब आपका गोल सेट हो जाएगा, उसके बाद में फिर साल भर उसके कंटिन्यूअस रिव्यूज़ होते हैं। कुछ कंपनीज़ में साल में 1 ही बार रिव्यू होता है, जो आजकल बहुत रेयर हो गया है, लेकिन कुछ कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज़ में क्वार्टरली, बाई वीकली या मंथली बेसिस पे एक रिव्यू मैकेनिज़्म सबने सेट कर लिया है। तो वो रिव्यू मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि आपको हर कुछ एक पीरियोडिक टाइम के बाद में आपको बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपने कितना अचीव किया है उसमें से। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और आप किस दिशा में जा रहे हो। और उसका एक कारण जल्दी-जल्दी ये रिव्यूज़ देने का ये भी है कि जितना जल्दी हम आपको रिव्यू करेंगे, कि मान लो 3 महीने में रिव्यू कर लिया, तो पता चल गया कि यार आपके अंदर ना ये एक्सपेक्टेशन में गैप हो रही है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आप ये ट्रेनिंग कर लो। तो जो कंपनी स्ट्रक्चर्ड है, वो हमेशा कोशिश करती है आपको ट्रेनिंग देने की। ट्रेनिंग देने का मतलब है कि आपको इम्प्रूव करने की, और आपको इम्प्रूव करने के लिए उनको पता तो होना चाहिए किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसलिए वो उसको करते हैं। तो जो इस प्रोसेस में गुज़रते हैं, और जब आप साल भर की पूरी मेहनत करते हैं, साल, 2 साल, 1.5 साल में, तो फिर कंपनी को कहीं न कहीं जो लगता है ना कि यार अब मुझे नेक्स्ट साल के लिए मेरा बजट के हिसाब से मुझे इतने और लोगों की ज़रूरत है इस लेवल पे, सीनियर लेवल पे। हर लेवल पे पता किया जाता है कि मुझे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो ज़रूरत रहेगी उसके अनुसार जो उसका एक लेवल डाउन है, उसमें एक ये डाला जाता है कि चलो ठीक है, अगर मेरे को लेट्स से मैनेजर लेवल पे मुझे 4 नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे पास में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे लेट्स से 20 लोग हैं, तो वो 20 में से मैं 4 लोगों को आइडेंटिफ़ाई करूँगा। तो वो आइडेंटिफ़ाई करने का प्रोसेस कैसा रहेगा कि मैं उन सबका परफॉर्मेंस रिव्यू देखूँगा, जिसके भी टॉप 4-5 जो हैं, उन 5-6 लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके उसमें से देखेंगे किसको प्रमोशन कब मिला है, नहीं मिला है, और फिर वो उसके बाद में एक प्रमोशन का डिस्कशन होने के बाद में फिर उसमें से प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये पूरी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस रहती है, और ये रिव्यू प्रोसेस जो रहती है वो इतनी पहले कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, आजकल बहुत डायरेक्ट हो गई है, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे हो गई है। तो पहले जो होता था ना, पहले परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, मतलब आज से 10-15 साल आप पहुँचोगे तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के आस-पास लोगों को हार्ट अटैक बहुत आया करते थे, कि अब परफॉर्मेंस है, अप्रेज़ल है, अच्छा हुआ तो ठीक है। क्योंकि साल भर की प्रोसेस है वो एक जगह आके टिक जाती थी, और मान लो कि उसमें रीसेंसी इफ़ेक्ट बहुत काम करता था। रीसेंसी मतलब कि मान लो आपने 11 महीने अच्छी परफॉर्मेंस करी, लेकिन लास्ट महीने आपका पैर टूट गया, या आपके घर में शादी आ गई, या आप किसी तरह से फ़ोकस नहीं कर पाए, या कुछ भी कारण से अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस, तो लोग क्या याद रखेंगे, जस्ट लास्ट 20 दिन पहले तूने क्या करा है। तो वो जो या रिसेंटली जो चीज़ हुई है, उसके कारण से काफ़ी लोगों का साल भर का परफ़ॉर्मेंस डज़ नॉट मैटर करता था। तो इसलिए जब ये साल भर में छोटे-छोटे परफ़ॉर्मेंस के रिव्यूज़ होते हैं ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये सारे रिव्यू डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो जो जब आप आखिरी साल में जब उनके साथ में एक फाइनल रिव्यू के लिए जब बैठते हो, वो सिर्फ़ एक औपचारिकता रह जाती है कि सर, मेरे साल भर में इतने सारे यूनिट टेस्ट हुए हैं आपके। अब ये फाइनल एग्ज़ाम में चलो ठीक है, मार्क्स कम भी है, लेकिन आप पहले के तो देख लो। पहले के उसमें तो आप मेरे को इंटरनल में तो अच्छे मार्क्स दे दो। वही बेसिस पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, और उसी के बेसिस पे आप प्रमोशन के लिए क्वालीफाई या डिस्क्वालीफाई कर लेते हो, और प्रमोशन के पूल के लिए क्वालीफाई या डिस्क्वालीफाई कर लेते हो। जो पूल जो होता है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी तो आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा, आप एक पूल में चले जाओगे। पूल में क्या रहता है, थोड़े से जितनी ज़रूरत है उससे थोड़े से ज़्यादा लोग होते हैं। उन लोगों के बारे में फिर एक प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है, फिर एक कॉल लिया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है, एक सब्जेक्टिव डिसीजन लिया जाता है कि भाई किसको प्रमोशन देना है, किसको नहीं देना है, उसके आधार पे फिर प्रमोशन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, उसका भी बहुत सारे एक पैरामीटर्स रहते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर्ड वाली जो कंपनी है ना, वो ऐसा एक प्रोसेस रहता है। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो डिसीजन रहता है वो सब्जेक्टिव डिसीजन रहता है। मतलब अब आप सोचो, मेरे को 4 लोगों की ज़रूरत है, और मेरे प्रमोशन वाले पूल में लेट्स से 6 लोग हैं। तो मैं 4 को प्रमोशन दूँगा, 2 को नहीं दूँगा। आप समझ रहे हो बात को? तो किसी 2 के साथ में होने वाला है घोटाला। पर ये घोटाला नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल और सब्जेक्टिव प्रोसेस है। सब्जेक्टिव इन द सेंस, हो सकता है ये 6 लोग जो उसके कॉन्टेस्टेंट हैं, उसमें से हो सकता है कि 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिनको लास्ट ईयर ही प्रमोशन मिला है।
या बहुत फ्रीक्वेंटली प्रमोशन मिल गया है। हो सकता है उनकी कोई ऐसी बात हो जो कि पूरी गोल सेटिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई हो, और हम मैनेजर्स को याद आए कि अच्छा नहीं, इसमें ना इस बंदे का एक वार्निंग लेटर था पहले, या इस बंदे ने ये गलती करी थी, इसने कस्टमर से मिसबिहेव किया था, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई एक नेगेटिविटी बाद में उजागर होके आए। या फिर ये भी हो सकता है कि 6 में फिर ये डिसाइड किया जाए कि यार ये 6 तो हैं डिज़र्विंग, लेकिन इनमें से 4 सबसे डिज़र्विंग कौन से हैं? वो जब सिलेक्शन होता है, तब उसके बाद में प्रमोशंस को फाइनल किया जाए। तो अल्टीमेटली इट्स अ सब्जेक्टिव गेम, और इस सब्जेक्टिव कॉल, और इस गेम को जो है ना हम बोलते हैं ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम मतलब किसी के जीतने के लिए उस लेवल पे आके किसी का हारना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सभी जीतेंगे तो सब जीत सकते हैं। हो भी सकता है कि कुछ सिचुएशन में सभी 6 के 6 को ही प्रमोट कर दिया जाए। हो भी सकता है कि लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे रहें जिनके ऊपर से पास ओवर किया जाएगा। तो वो जो पास ओवर वाली प्रॉब्लम, जिनके साथ में पास ओवर होता है ना, वो बहुत ही अनसैटिस्फाइड होते हैं। तो जब ये सब्जेक्टिव कॉल लिया जा रहा होता है ना, तो जो मैनेजर है और जो ओनर से जब डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि यार अगर इसको नहीं दिया ना, तो ये छोड़ के चला जाएगा। तो उनको पता होता है, और तो हो सकता है उन 6 में से कोई 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनको छोड़ के भी चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। इसलिए वो उसको देखते हैं कि उसको पास ओवर कर देते हैं प्रमोशन प्रमोशन के लिए। और जो लोग भी उसमें सिलेक्ट होते हैं वो फाइनली प्रमोट हो जाते हैं। और प्रमोशन का गेम वैसे ही है कि एक तो वो ज़ीरो सम गेम है, और दूसरा एक विनर टेक्स इट ऑल वाली है। तो जो विनर टेक्स इट ऑल है, मतलब कि जो भी आपकी प्रमोशन की किटी है, उसके अंदर जो आप जितनी सैलरी इंक्रीमेंट दे सकते हो, जितनी ग्रोथ दे सकते हो, वो सब दी जाती है। इसके अलावा एक छोटा तरीका और भी है जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनी आजकल मैं देख रहा हूँ, स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट्स और यंग एमबीए और यंग इंजीनियर्स हैं, उसके लिए होते हैं यंग ग्रेजुएट्स प्रोग्राम होते हैं, या यंग लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अंदर कैसा रहता है कि वो अच्छे अच्छे कॉलेज से जब लोगों को हायर किया जाता है, तो फिर हमें पता है, कंपनी को भी पता है कि वो लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो फास्ट फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अलग ही करियर पाथ बना दिया जाता है, और वो शुरू के कुछ सालों तक, नॉट फॉर एवर, लेकिन शुरू के कुछ सालों तक वो एक फास्ट वाले पाथ पे ही चलते हैं। और इसलिए वो यंग लीडर्स प्रोग्राम में अलग ही लेवल के प्रमोशंस होते हैं। उसके बारे में अगर कभी देखेंगे, अगर कुछ और डिस्कशन रहा तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि प्रमोशन का गेम होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या खेला जाता है। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि, और फाइनल जिसके लिए आप इतना देर से वेट भी कर रहे हैं, कि भाई अल्टीमेटली मुझे अगर प्रमोशन चाहिए, डज़न्ट मैटर कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं किस पोज़ीशन, मुझे तो प्रमोशन चाहिए। तो मैं प्रमोशन को कैसे इंश्योर करूँ कि मेरे चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ जाए? गारंटी नहीं, चांसेस कैसे बढ़ जाएँ, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है प्रमोशन में, कि आपको जो आपका काम है उसके ऊपर आपको ऑसम होना पड़ेगा। देखो, काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका काम अगर आपको पता है, अगर आप कारपेंटर और आपको आता ही नहीं कारपेंटरी करना, तो आई डोंट थिंक कोई भी आपको प्रमोट करेगा। तो सबसे सेंटर में जो पार्ट है ना, वो है आपका जो स्पेसिफिक जिस काम के लिए आप हायर हुए वो काम करना। बाकी सब जो बाकी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, वो सब चीज़ें इसके आस-पास परिक्रमा लगाती हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है ना, वो आपका काम है। तो पहली चीज़ जो अनडिनाएबल, और उसको जिसको बिल्कुल ही इर्रिप्रेसिबल चीज़ है, वो है आपका काम। आपको उस पे ऑसम ऑसम होना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रेज़ेंटेबिलिटी। प्रेज़ेंटेबिलिटी मतलब कि आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हो, अपने बातों को, अपने थॉट्स को किस तरह से कन्वे करते हो, किस तरह से आप जब शो अप करते हो हर काम के लिए, या तो ऑफ़िस के लिए या मीटिंग्स के लिए, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो? और ये सब चीज़ें जो है ना, आपकी बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली अगर आप देखें तो उसको, जो बॉडी लैंग्वेज जो आपकी कम्युनिकेट कर रही है हर चीज़ को, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन सब, जैसे आपकी बॉडी जो है वो अनकॉन्शियसली अपने आप को कम्युनिकेट कर रही है, वैसे ही दूसरों की जो बॉडी है वो भी उसको अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ही वो उस कम्युनिकेशन को रिसीव भी कर रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि वो, लेकिन उनको थोड़ा एक को डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, तो या तो आप नेगेटिव हो, या आपका मोरल डाउन है, या फिर आप कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप नेगेटिव तो इसलिए आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो, बहुत बेस्ट हो। और उसके बाद में फिर आपको दूसरा चीज़ देखना है, जो कि है आपका कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ट्रिकी चीज़ है। कम्युनिकेशन मतलब कि जैसा हम समझते हैं ऐसे बहुत सारी बातें करने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि क्लियर, स्ट्रेट, डायरेक्ट और सिंपल। क्लियर, स्ट्रेट, डायरेक्ट और सिंपल। क्लियर मतलब कि एकदम जो आप बोल रहे हो स्पष्ट बोल रहे हो। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे टू द पॉइंट आ रहे हो। डायरेक्ट मतलब कि इधर-उधर घुमाना नहीं है। और सिंपल मतलब जितना स्पष्ट और सिंपल, सरल भाषा में जितना आप बोलोगे, उतना सामने वाले को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और कम्युनिकेशन का आधार जो है, वो ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन का आधार ये है कि सामने वाला क्या समझ रहा है। तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगी, और अगर आप उस चीज़ को सही कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपके करियर में 50% जंग आप ऑलरेडी जीत चुके हो।
प्रेजेंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन जो 2 चीज़ें हैं ना, अगर आपने सॉर्ट आउट कर ली, बहुत सारी आपकी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर उसके बाद में 2 पॉइंट्स और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े से सेकेंडरी पॉइंट है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी पॉइंट में एक तो ये हो जाता है कि आप टीम प्लेयर कैसे हो। तो आपका जो है ना बिहेवियर है वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहेवियर जो रहेगा ना, उसमें फिर सामने वाले को कम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट होगा आपके साथ काम करने में। तो अगर आप टीम प्लेयर हो, तो टीम प्लेयर मतलब कि अगर आप पूरी टीम के साथ अच्छे से जेल अप होते हो, आप एक-दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो आगे बढ़ने में, और लोग आपकी हेल्प करते हैं, और आपके आसपास एक प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। जिस भी आप टीम में जाते हो वो टीम अच्छे से काम करती है, आप टीम का लोड आगे उठा रहे हो, कोई अगर कमज़ोर है तो उसको हेल्प करके आगे बढ़ा रहे हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, कहीं आपको एक टीम प्लेयर की कैटेगरी में रखा जाता है, और जो टीम प्लेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी प्रमोट होते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों टीम प्लेयर जल्दी-जल्दी प्रमोट होते हैं? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जब आप प्रमोट होते हो तो आपको लोगों को हैंडल करना पड़ता है, करेक्ट? और दूसरे लोगों को हैंडल करने के लिए वही हैंडल कर सकता है जो एक टीम के डायनामिक्स को प्रॉपर्ली समझता है, मैच्योरिटी डिस्प्ले करता है, और अगर किसी अनफेवरेबल सिचुएशन में है तो कैसे वो अपनी टीम को बिना स्ट्रेस के उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। वो लीडरशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर वो प्रमोट करते टाइम पे वो लीडरशिप स्किल्स को देखा जाता है। तो इसलिए वो लोग जल्दी-जल्दी प्रमोट होते हैं, जो टीम प्लेयर होते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी प्रमोट होते हैं। लेकिन नॉट ओनली एज़ अ सपोर्ट बट एज़ अ लीडर। लास्ट पॉइंट जो है वो है इनिशिएटिव का। अब यहाँ आके हम थोड़ा-सा इस पॉडकास्ट में विराम लेंगे, और विराम लेके समझेंगे कि इनिशिएटिव क्यों ज़रूरी है। अब ये इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब कि खुद से कोई प्रयास करना। प्रयास। कि भाई अगर आप किसी वर्क प्लेस में हो, या आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, या आप कोई सेल्स कर रहे हो, या किसी मीटिंग में हो, या कुछ भी हो, तो अगर आपने कोई लीक से हटकर कुछ काम करने की कोशिश करी, कोशिश मतलब कि ऑफ कोर्स सबको बता के और सबसे पूछ के, सबको सजेस्ट करके का सजेशन दिया, और अगर वो सजेशन काम कर गया, और वो अगर डूएबल सजेशन है, पॉजिटिव सजेशन है, उसको सही तरह से प्रेज़ेंट किया गया है, और कहीं न कहीं आपने उसको करके दिखाया है उस सजेशन को, तो वो जो है उस आपके इनिशिएटिव में काउंट होगा। ये इनिशिएटिव जो है ना, हम एचआर की भाषा में उसको बोलते हैं, इट्स द मोस्ट डिज़ायरेबल क्वालिटी। ये डिज़ायरेबल क्वालिटी क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर इनिशिएटिव है, मतलब वो खुद से काम करना चाहता है, वो खुद से काम पे आना चाहता है, खुद से अपने आप को प्रेज़ेंट करना, तो मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, वो खुद से सब कुछ करना चाहता है। तो कौन ऐसा मैनेजर होगा जो नहीं चाहेगा कि मुझे एक कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जो ऑटोमैटिकली सब कुछ अपने आप से सब कुछ काम करना चाहता है, और करने की एक विल पावर रखता है। तो ये इनिशिएटिव जो है ना, मतलब कोई नया करें, कुछ अपने आप से कुछ इंडिविजुअली कुछ स्टार्ट करें, बहुत हार्ड है इस तरह के लोगों को फाइंड करना। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो इतना इनिशिएटिव लेते हैं। अगर आपकी टीम में कोई इनिशिएटिव वाला बंदा है ना, तो आप उसको आँख बंद करके बस प्रमोट करते जाओ। अगर आपके बिज़नेस में, आपकी कंपनी में कोई इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन है ना, आई थिंक ये सबसे डिज़ायरेबल क्वालिटी है आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स। स्पीकिंग ऑफ इनिशिएटिव, चूँकि आपने इनिशिएटिव लिया है अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने का, और आप ये पॉडकास्ट को लगातार देखते जा रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों का व्यूज़ भी मिल रहा है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। मैं उसको बहुत-बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करते, लेकिन इसलिए कि आप कहीं न कहीं अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो, और आप उस गेम को समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसको खेल के और जिसको सीख के हम अपने लाइफ़ में और अपने करियर्स में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, नो द गेम पॉडकास्ट का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अगर गेम जान गए तो जीत के ही आएंगे। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद।